नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का आधा सफर पूरा हो चुका है और आधे से कुछ ही कम सीटों पर यानी लगभग आधा सफर अभी बचा हुआ है। लेकिन आधे सफर में जिस प्रकार से दक्षिण भारत के राज्यों में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, यानी जहां जहां चुनाव हुए उनमें गुजरात और उत्तराखंड को छोड़ दे तो कोई ऐसा राज्य नहीं है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां नरेंद्र मोदी का जादू 2014 और 19 की तरह चलता हुआ दिखाई दे। तो आखिर नरेंद्र मोदी के जादू को झटका कहां लगा? संविधान बचाने की बातें दलितों के दिलो दिमाग में कैसे घुस गई? और इन सब से आगे बढ़कर समाज का हर वर्ग और हर वर्ग के अपने अपने मुद्दे, चाहे वो किसानों के मुद्दे हो एमएसपी गारंटी के, चाहे वो सरकारी कर्मचारियों के मुद्दे हो, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, दलित चेतना का मुद्दा हो, आदिवासी चेतना का मुद्दा हो, और सबसे बढ़कर ओबीसी वर्ग के बीच जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का मुद्दा हो, यानी जाति जनगणना का मुद्दा हो। ये सारी चीजें और ये सारे अलग अलग मुद्दे क्या सामूहिक तौर पर एक कलेक्टिव कॉन्शसनेस के रूप में लोकसभा चुनाव में सामने आ रही है और इस वजह से नरेंद्र मोदी को दिक्कत हो रहा है। आखिर नरेंद्र मोदी की तीसरी शपथ में सबसे बड़ी बाधा किसने खड़ी की है? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बड़े ही विशिष्ट मेहमानों का पैनल आज मौजूद है। आज हमारे साथ मौजूद है जाने माने शिक्षाविद, इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं और समसामयिक विषयों पर, सामाजिक बदलाव पर और समाज के अंदर जिस प्रकार के मूवमेंट चल रहे हैं, जिस प्रकार से विमर्श का दौर चल रहा है, इन सब पर बहुत पैनी नजर रखते हैं संदीप मनुधने जी। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार और यूं कहें कि उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे हिंदी भाषी भारत की सियासत पर बहुत गहरी पकड़ रखने वाले शरद गुप्ता जी और सामाजिक चिंतक और प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले मैं रविकांत जी आप ही के पास आ रहा हूं। दलित समाज के बीच संविधान बचाने की बातें कैसे आई और दलित समाज और ओबीसी के बीच जो एक दूरियां बनी हुई थी हिंदी भाषी भारत में, दोनों के बीच सोचने का जो तरीका अलग अलग था और उस अलग अलग तरीके से सोचने वाला जो नजरिया विकसित हुआ था, उस नजरिए के ऊपर 5 किलो राशन और लाभार्थी चेतना ने जिस तरह से अपना असर 2019 में दिखाया, 2024 में कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई कि दलित और ओबीसी वर्ग साथ आता तो दिख रहा है लेकिन हिंदुत्व के फोल्ड में नहीं, अपने मुद्दों के साथ। आखिर कारण क्या है और कैसे नरेंद्र मोदी की तीसरी शपथ को एक बड़े ब्लॉक के तौर पर, एक रोकने की कोशिश के तौर पर ये हिस्सा खड़ा हो गया? देखिए अभिषेक जी, मैं इस बात को पिछले 3 साल से डिनाई कर रहा हूं कि दलित और पिछड़ा हिंदुत्व के फोल्ड में बीजेपी के साथ नहीं आया। हाँ, कुछ जातियां और कुछ अपवाद जरूर हैं। जैसे दलितों में आप थोड़ा सा हिस्सा वाल्मीकि समाज का ले सकते हैं, थोड़ा सोनकर समाज का ले सकते हैं, बाकी हिंदुत्व की वजह से नहीं आया। एक्चुअली नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक बेहतरीन सोशल इंजीनियरिंग की थी पिछले चुनावों में। उन्होंने ओबीसी में विभाजन किया, एंटी यादव एक तो उन्होंने सेगमेंट पैदा किया, दूसरा ओबीसी में अपर ओबीसी और लोअर ओबीसी के बीच उन्होंने फर्क पैदा किया। तो अति पिछड़ा को वो ले गए और यादव के खिलाफ उन्होंने कुर्मी को खड़ा किया, मौर्य को खड़ा किया, संजय निषाद के साथ या इस तरह के और कई नेताओं के साथ उन्होंने गठबंधन किया और फिर वो उनको अपने साथ लेकर के गए। दूसरा, सपने बड़े बड़े दिखाए गए। वो सपने तो सबको मालूम है, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। तो अति पिछड़ा और दलित लगभग एक जैसा रहा है, उसका व्यवहार, उसकी स्थितियां। कांशीराम जी इन दोनों के लिए कहते थे कि को सफरर है, एक ओबीसी में है, दूसरा दलित है। और ओबीसी के साथ जो आप कह रहे हैं कि इनके बीच फर्क है, वो फर्क अति पिछड़ा और पिछड़े के बीच में भी। तो इसलिए अति पिछड़ा और दलित एक साथ आया था कांशीराम जी के मूवमेंट में। और अपर ओबीसी में खास करके मौर्य यानी कुशवाहा समाज, कुछ यादव समाज, पटेल समाज, इसको भी अम्बेडकराइट बनाया था कांशीराम जी। तो ऐसे उन्होंने, मेरे ध्यान में अभी उत्तर प्रदेश ही है खासतौर पर,
तो इस तरह से बीजेपी ने एक बड़ा आधार अपना तैयार किया था। लेकिन इन 10 साल में सबसे ज्यादा जो मार पड़ी है आर्थिक, सामाजिक और फिजिकली, ये इन दोनों समाजों पर पड़ी। आदिवासी के मुंह पर पेशाब किया जा रहा है, दलित को कहीं पेशाब पिलाया जा रहा है, कहीं बलात्कार हो रहे हैं। एक दरोगा ये कहता है कि दलित की महिलाएं मजे लेने के लिए होती। ऐसे असंख्य उदाहरण है, ऊना से लेकर के और हाथरस तक बड़ी बड़ी घटनाएं भी होती हैं जिनमें मीडिया कवरेज बहुत मिलता है, लेकिन दलितों को न्याय नहीं मिलता है। तो इस वजह से उनके कंसर्न एक साथ होते गए और ओबीसी दलित के बीच एकता होने का एक बड़ा कारण था जो संवैधानिक अधिकार थे, आरक्षण का एक बड़ा सवाल, उस पर जो पीछे से हमला किया गया। सामने तौर पर तो हिम्मत नहीं है कि आरक्षण को हम खत्म कर देंगे कह करके, लेकिन जब आप प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, ठेके पर नौकरियां ले जाएंगे, तो ऑब्वियस है सरकारी नौकरियां बहाल नहीं होंगी तो रिजर्वेशन मिलने का सवाल ही नहीं है। एजुकेशन जो संस्थाएं थी वहां पे आपने भेदभाव शुरू कर दिया। जो फेलोशिप मिलती थी SC ST OBC को वो कम की जाने लगी। पहले जो नियम था कि सबसे पहले फेलोशिप भी SC को मिलेगी या जहां आदिवासी है वहां ST को मिलेगी, ये नियम होता था। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में नियम ये है अघोषित रूप से कि पहले अपर कास्ट को मिलेगी फेलोशिप, फिर दलित को मिलेगी, फिर बाद तीसरे नंबर पर OBC आता है। तो बजट इतना होता है कि अपर कास्ट के बाद आधा दलित को मिलता है, OBC पूरा खाली रह जाता है। मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ, ये सामने नहीं आ रही है चीजें क्योंकि विपक्ष को ये सब पता ही नहीं है। विपक्ष घर में बैठा रहा, लेकिन ये जो आज आ रहा है वो नरेंद्र मोदी की अपनी गलती के कारण, नरेंद्र मोदी की अपनी विचारधारा के कारण। वो जो गलती है बेसिकली विचारधारा है कि आपको दलितों को, पिछड़ों को, उन्हें शूद्र और अछूत में तब्दील करना, उनके आपके संवैधानिक अधिकारों को आपको खत्म करना। सवाल ये उठता है रविकांत जी, सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी की गारंटी जो 1 लाख रुपए वो शिक्षित बेरोजगारों को देने की बात कर रहे हैं 25 साल की उम्र तक, कोई भी डिग्री डिप्लोमाधारी हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स कुछ भी हो, और इसके साथ साथ अखिलेश यादव PDA की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी नौकरियों की बात कर रहे हैं, माई के साथ बाप समीकरण की बात कर रहे हैं, उधर किसान MSP गारंटी मांग रहे हैं, सरकारी कर्मचारी गहलोत साहब ने जैसे राजस्थान में दिया था वैसे ही वो पूरे देश में मांग रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम। ये सारे लोग क्या अपने मुद्दों के साथ एक मंच पर इकट्ठा हो गए हैं और क्या इंडिया अलायंस ने इनको इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल कर ली है? डेफिनेटली। और मुझे लगता है कि केवल आप बंगाल थोड़ा सा छोड़ दें, बंगाल के अपने कंसर्न हैं और अपने मुद्दे हैं, लेकिन सोशल जस्टिस, मैं इसको जाति की राजनीति नहीं कहूंगा क्योंकि जाति की राजनीति तो हमेशा से होती रही, चाहे वो 60 के दशक में हो, 70 के दशक में हो, 80 के दशक में हो। बेसिकली जो इस समय पॉलिटिक्स है वो हिंदुत्व बनाम सोशल जस्टिस हो गया है पूरे नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में तो बहुत आक्रामक तरीके से, और वो उस हद तक गई जहां पेरियार की आवाज सुनाई पड़ रही थी, जहां सीधे हिंदुत्व और सनातन पर अटैक तक हुए। मतलब जो इनकी अपनी हिंदुत्व और सनातन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो बीजेपी का सनातन है उस पर अटैक तक हुए सीधे तौर पर। तो वहां जो सोशल जस्टिस और यहाँ पे जो सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस बनाम बीजेपी का हिंदुत्व, बीजेपी का सनातन, उसकी लड़ाई हो गई। और इसके तले जो इंडिया अलायंस आया, लोगों ने इनका वेलकम किया, ये नहीं गए। आपको मालूम है कि पिछले 3 महीने में सक्रिय हुए हैं इंडिया अलायंस के लोग, जमीन पर नहीं गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, उन लोगों ने उन मुद्दों को वहां तक पहुंचाया। और लोगों में महंगाई और बेरोजगारी की वजह से पहले ही गुस्सा था, निराशा। इवन अपर कास्ट में आप चले जाइए, इस समय बनिया बरादरी में बात कर लीजिए, रायबरेली में ही बात कर लीजिए, जहां सीधे लड़ाई, मतलब अमित शाह आज पहुंचे हुए थे, बनिया समाज वहां पे ये कह रहा है कि हम उसको वोट नहीं कर, मैं कल की बात कर रहा हूं, तो क्यों नहीं करेंगे? उनका कहना है क्योंकि एकमात्र बनिया मुख्यमंत्री था, उसको जेल में डाल दिया आपने, अरविंद केजरीवाल को। वो गुस्सा बनिया समाज में, GST को लेकर के उतना गुस्सा नहीं था, उसको तो उन्होंने सहन कर लिया, लेकिन केजरीवाल को जेल में डालना बनिया समाज के लिए। इधर आप योगी आदित्यनाथ का भी चल रहा है कि 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, और 2025 में योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे, ये बिल्कुल कंफर्म है। अगर तीसरी बार आते हैं मोदी जी तो ठाकुर समाज नाराज है,
ये तो आपकी अपर कास्ट में पोजीशन है। दलित पिछड़ा तो पहले ही आपके खिलाफ खड़ा हो चुका है, और वही है जहां जिसकी जाति का अगर कैंडिडेट है बीजेपी का, तो वो जरूर साथ खड़ा है। कई बार तो जाति का भी नहीं देख रहा है इस समय, और खास करके दलित के बारे में मैं आपको गारंटी लेकर के कह सकता हूं कि अगर उसके जाति का भी कैंडिडेट बीजेपी का है तो उसको वो वोट नहीं कर रहा है, कम से कम 50%। इससे बड़ा मैंने चुनाव कभी नहीं देखा इस तरह का, कि जहां लोग जाति का कैंडिडेट छोड़ दें और दूसरे जाति के कैंडिडेट को वोट करें, बजाय संविधान बचाना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, संविधान बचाने का मुद्दा है। और रविकांत जी, मैं भी शरद गुप्ता जी के पास आ रहा हूं, लेकिन जो बात आपने कही है, बिहार में तो एक जोक चल रहा है, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, खास करके व्हाट्सएप ग्रुप में, कि नरेंद्र मोदी तो 4 को जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो 4 तारीख को तय होगा जून में, लेकिन 1 जून के बाद क्या वो नीतीश कुमार को रोक पाएंगे अपने साथ? ये सवाल उठा हुआ है कि 1 जून के बाद करेंगे क्या, क्योंकि उनके वोटर तो बीजेपी और लोजपा की सीटों पर पहले ही भाग चुके हैं। वो 2020 के चिराग मॉडल का बदला निकाल रहे हैं, राजनीतिक बदला। खैर शरद गुप्ता जी, ये संविधान बदलने वाली बात सोसाइटी में नीचे तक कैसे परकोलेट कर गई? वो सोसाइटी में सबसे कम पढ़े लिखे माने जाने वाले, वंचित समाज के माने जाने वाले लोगों तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बदल दिया जाएगा, इस तरह की बात या भ्रांतियां कैसे पहुंच गई? देखिए, शुरुआत तो बीजेपी नेताओं ने की, अनंत हेगड़े से लेके और लल्लू सिंह तक। बहुत से लोगों ने कहा कि हमको 400 सीटें दीजिए और हम संविधान बदल देंगे, है ना, क्योंकि हमें संविधान बदलना है, इसलिए हमें 400 सीटें दीजिए। तो चूंकि बीजेपी की तरफ से आया था, उसी को कांग्रेस ने एम्पलीफाई किया। फिर उनको समझ में आया कि साहब इस मुद्दे का जनता पे असर हो रहा है, तो उन्होंने इसको और तेजी से शुरुआत की, उस मुद्दे को बात करना। जब जनता में वो मुद्दा खास तौर से दलित समाज में घर करने लग गया, तब बीजेपी को समझ में आया कि साहब ये तो नुकसान हो रहा है, और उन्होंने उस पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। तो पूरा 4-5 लाइनों में ये क्रक्स है। लेकिन अब इतना ज्यादा हो चुका है कि मोदी जी को कहना पड़ रहा है कि आज अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी आ जाएं तो भी संविधान नहीं बदल पाएंगे। और मैं आपको बताऊं, आज ही इंडियन एक्सप्रेस में खबर है कि साहब वो दीक्षा भूमि में या जितने भी अंबेडकर सेंटर्स हैं या जितने भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे दलित साहित्य मिलता है, वहां पे दलित साहित्य की बिक्री खास तौर से संविधान की कॉपीज की, भारतीय संविधान की जो प्रतियां हैं, सबसे ज्यादा डिमांड में। और उसको कौन खरीद रहा है? उसमें 15 साल से लेके 20 साल के बच्चे। उनको इतनी उत्सुकता है कि साहब ऐसी क्या चीज थी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें दी थी, जिससे कि हम दलित अपनी रक्षा कर सकते थे, अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते थे। नहीं तो बेचारे बच्चे क्या करेंगे? रविकांत जी जैसे प्रोफेसर कॉलेज में बैठ के उन्हें बताएंगे नहीं कि बाबा साहब ने उनको क्या क्या दिया है, तो अंत तक खरीदेंगे ही, तो फ्री में मुफ्त में पेंशन मांगेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम। तो खैर, तो हालत ये है कि जनता में ये मुद्दा बहुत नीचे तक घर कर गया है, और सच में दलितों में इस बात की चिंता है। और चूंकि दलितों में चिंता है तो इसलिए दूसरी पार्टियों में चिंता है, खासतौर से बहुजन समाज पार्टी में चिंता है और बीजेपी में चिंता है। बीजेपी ने पिछले दिनों कुछ सामाजिक ऐसी जो कहते हैं ना, केमिस्ट्री चेंज करने की कोशिश की थी, वोट बैंक एक डेवलप किया था, नॉन चमार, नॉन पासी, जो अति पिछड़ा, अति दलित, बहुत चीजें इन्होंने एक्सपेरिमेंट की थी, उसमें इनको फायदा भी कुछ मिला था। तो अब उनको लग रहा है कि वो दलित जातियां वापस जा सकती हैं, तो इसलिए एक घबराहट भी है, और घबराहट दिख भी रही है। इसीलिए आप देखिए, पिछले 1 महीने से बीजेपी के सभी नेताओं में, खासतौर से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सिर्फ संविधान आरक्षण, संविधान आरक्षण, और थोड़ा बहुत कुछ आता है तो पाकिस्तान या मुसलमान आ जाता है। ये 4 बातों के अलावा उनके पास अब कोई दूसरा मुद्दा रह ही नहीं गया है। पहली बार है पिछले 15 सालों में जबकि विपक्ष हमलावर है और भाजपा रक्षात्मक मुद्रा में दिखाई दे रही है। और इसका एक बहुत बड़ा जो असर है, जो आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी में उन्होंने अपने जिस भतीजे को, जो मायावती ने संयोजक बनाया था, जनरल सेक्रेटरी बनाया था, उनको हटा दिया गया।
क्योंकि उसने भाजपा के खिलाफ इतना तेज भाषण किया कि मायावती के ऊपर प्रेशर आ गया कि भाई आप उसको रोकिए, नहीं तो आपके खिलाफ केसेस खुलेंगे। तो आज तक देखिए, अरविंद केजरीवाल से लेके दसियों लोग केसेस लग रहे हैं, जेल में जा रहे हैं। मायावती के पास इतनी संपत्ति है, क्या उनके पास कोई उसका स्रोत है कि इतने संपत्ति कहाँ से आई है? लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों? कैंडिडेट बदल जा रहे हैं तो कैसे कार्रवाई होगी? एग्जैक्टली। भतीजे को भी हटा दिया कोऑर्डिनेटर से। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अब बीएसपी में भी खलबली मची है, बीजेपी में खलबली मची है, और इस मुद्दे का बहुत नीचे तक असर हो रहा है। अब ये देखिए, एक मैं चूंकि एक मिनट और लूंगा कि यूपी का मामला है, जहां तक रविकांत जी तो इस चीज को बेहतर बताएंगे कि समाजवादी पार्टी ने जब अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, आज भी 2 नए उम्मीदवार दिए, तो कुल उनके अभी तक शायद 57 या 58 उम्मीदवार घोषित हुए हैं, जिसमें से सिर्फ 5 यादव हैं और शायद 5 या 7 मुसलमान हैं, और बाकी सारे 9 या 10 कुर्मी हैं। जी, तो सब कुशवाहा, कुर्मी, इस तरीके के अति पिछड़ी जातियों से हैं। और ऐसा उन्होंने सामाजिक समीकरण बनाया है कि उससे भाजपा और बहुजन समाज पार्टी दोनों सत्ते में है। आज भी जिन 2 लोगों ने ज्वाइन किया है और जिनको टिकट मिला है, नए कैंडिडेट आए हैं, वो भी पहले बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे एमपी रह चुके हैं। तो कद्दावर कैंडिडेट है, उसमें से अपना दल के जो अनुप्रिया पटेल है, उनके खिलाफ उम्मीदवार है, और माना जा रहा है कि उनके आने से अनुप्रिया पटेल को अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। जी, संदीप मनोधने जी, आपने रविकांत जी को भी सुना, शरद गुप्ता जी को भी सुना। 2014 और 19 के रिजल्ट में एक चीज कॉमन दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी हिंदुत्व का एक पूरा का पूरा एक सिराजा खड़ा किया था, एक पूरी ब्रांडिंग की थी, उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोशल इंजीनियरिंग थी। सोसाइटी के हर सेक्शन में नॉन डोमिनेंट को डोमिनेंट के अगेंस्ट खड़ा करके और उस वोटों को अपने साथ लाना, जैसे गैर जाटव बनाम जाटव दलितों में किया गया, ठीक इसी तरह से पिछड़ों में यादव बनाम गैर यादव। हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी इलाकों की बात करें तो जाट वर्सेस नॉन जाट की एक बाइनरी खड़ी की गई, और जब वो सब कुछ खड़ा कर लिया गया तो भारतीय जनता पार्टी अपने सक्सेस के पीक तक पहुंची। कई राज्यों में आप देखें तो 100% सफलता दर थी जी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी अलायंस के साथ 40 में 39 थी। हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, कर्नाटक में भी 2019 की बात करें तो 100% सफलता दर थी, 28 में 26। अब जो हालात बन रहे हैं उसमें वो वोटर कहीं दिखता नहीं, और जो मुखरता थी वो मुखरता भी कहीं नहीं दिख रही है। तो आखिर हो क्या गया कि जो लोग नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े थे, जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी पर एतबार किया था, वो नरेंद्र मोदी से दूर छिटक कर कैसे चले गए, या वाकई छिटक कर गए हैं या बिना गए हुए चुपचाप बैठे हैं? अब गए हैं या नहीं अभिषेक बाबू, 4 जून को सब साफ हो जाएगा। अभी तक के जो ट्रेंड्स हैं वो तो ये क्लियर बता रहे हैं कि रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है और बहुत जबरदस्त अंडर करंट है। ऐसा नहीं है कि मोर्चे निकल रहे हैं वर्तमान सरकार के खिलाफ, लेकिन जनता मैं एक चीज कहना भूल गया सर कि जो 100% की सक्सेस रेट कई सारे राज्यों में थी, लगभग दर्जन भर राज्यों में, उसके बावजूद बीजेपी बेहद साधारण बहुमत तक ही पहुंच पाई थी। ऐसा नहीं था कि कोई 2/3 या 3/4 या 80% जैसे राजीव गांधी को मिला वहां तक पहुंच गई। तो यहां से तो थोड़ा भी स्लिप करेगी, 3-4% पे स्लिप करेगी तो 220 सीट पर गिरेगी जी। तो वो साधारण बहुमत और वो वाली प्रॉब्लम तो भारत के दक्षिणी हिस्से से अपने आप ही साफ हो ही जाती है, क्योंकि वहां पर इनके पांव कभी जमे ही नहीं और अब तो और फिसल गए हैं बुरी तरह से। तो वो साधारण बहुमत तक ही पहुंचेंगे, और अगर अब उत्तर से भी जैसे कह ही रहे थे, दक्षिण में साफ, उत्तर में हाफ, तो फिर तो बहुमत तक आने की भी कोई संभावना नहीं। खैर, मैं उसी मुद्दे पर वापस आता हूं। आपने सारी सोशल इंजीनियरिंग कर ली, आपने देश को एक बहुत बड़ा गोल दिया, हम यूपीए की सरकार से परेशान हैं, करप्शन इतना भयंकर है, पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका है, एक कठपुतली प्रधानमंत्री है, वो तो कुछ बोलते ही नहीं है, वगैरह 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 बोल के अन्ना हजारे के आंदोलन के ऊपर चढ़ के कैग की रिपोर्टों का आधार बनाकर एक देश में भयानक लहर पैदा की गई।
और उस लहर का परिणाम ये हुआ कि मोदी जी बहुत लंबे समय के बाद अपने दम पे खड़े होने वाले बहुमत के प्रधानमंत्री बने और देश को बहुत उम्मीदें थी कि अब तो क्रांति ही हो जाएगी। लेकिन मेटा गोल्स जो होते हैं कि लोगों को बोलना कि भाई आपके लाइवलीहुड के जो इश्यूज हैं वो तो सेकेंडरी हैं, आप देश की तरक्की का सोचो, देश किस तरफ जा रहा है ये सोचो, दुनिया में क्या डंका बज रहा है वो सोचो। आपको रोजाना व्हाट्सएप पे ये पूरी नई संस्कृति का विकास हुआ। जैसे ही रिलायंस ने 4G में पदार्पण किया उसके बाद देश में पूरी नई संस्कृति आई और आपको ये बताया गया कि आपको देश और मेटा गोल्स पे फोकस करना है। आप क्या हो, आपके गोल्स का क्या मायना है? ऐसा बोल के तो आप देश के खिलाफ ही जा रहे हो। तो मेरे घर में रोटी नहीं आ रही तो भी मैं खुश हूं, अमेरिका में डंका बज रहा है। वो बताया किसने? वो व्हाट्सएप ने मुझे बताया, जो मेरा सोर्स बन गया। गोदी मीडिया से सच्चाई की उम्मीद आप कर ही नहीं सकते थे। अखबार, मीडिया और सोशल मीडिया सब जगह इनका प्रभुत्व 2016, 17, 18 में काफी बढ़ा और 2019 के बाद तो विस्फोट ही हो गया। सच बोलने सुनने वालों की इतनी कमी हो गई कि जो 10-15% इनके कमिटेड भक्त हैं वो उनके सिवा को सुनते ही नहीं है। अब जब आपने ये मेटा गोल सेट कर दिए, आपने अपनी सोशल इंजीनियरिंग से अपना पूरा संगठन, जैसे बीजेपी का भी ओबीसीकरण बहुत व्यापक स्तर पे 1980 के बाद किया गया, बहुत व्यापक स्तर पे अलग अलग स्तरों पे ओबीसी को लाया गया, कहीं कहीं उन्हें ताकत भी दी गई। देखिए, एक और चीज होती है फॉर्म वर्सेस कंटेंट। आप दिखाते तो बहुत कुछ हो, लेकिन दरअसल ताकत उसी लॉबी के पास रहती है जो शुरू से सैकड़ों सालों से जो ताकत एंजॉय करता आया है। वो दिखाने के लिए मोहरे सामने बिठा जरूर देता है। तो बीजेपी और आरएसएस दोनों ने 1980, 1990 के दशक में जैसे ही मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई, इन्हें अपने अस्तित्व पे खतरा मंडरा था वो दिखा। तो इन्होंने न केवल राम जन्मभूमि आंदोलन को गति दी और उसके अलावा उन्होंने अलग अलग स्तरों पे ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को स्थान देना प्रमुखता से शुरू भी किया। हालांकि उनको सत्ता वाकई में नहीं मिली, लेकिन उनको जगह मिलती चली। जगह मिलने और सत्ता मिलने में बहुत फर्क होता है जी। अब 2014 से 2024 में क्या बदला? बदला ये कि जो बहुत बड़े सपने लोगों को दिखा दिए गए थे वो सपने लगभग सारे धराशायी हो गए। नौकरियों की हालत अक्रॉस इकोनॉमी इतनी खराब हो गई, हालांकि इनके जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें तो बागों में बहार है, लेकिन सच्चाई क्या है? नोटबंदी ने और जीएसटी ने 70% एमएसएमई बंद करवा दिए हैं भारत के जी। आप को छोटा मोटा समझते हैं? 70% एमएसएमई लुढ़क गए, बंद हो गए, एकदम सिकुड़ गए और उनके प्रमोटर्स ने दूसरे धंधे फिर करना शुरू कर दिए। भारत में फॉर्मल सेक्टर, क्या बात आप कर रहे हैं संदीप जी? आप कह रहे हैं 70% एमएसएमई बंद हो गए और कुछ दिनों पहले तक एमएसएमई को एक बेहद काबिल अर्थशास्त्री, उनसे काबिल अर्थशास्त्री मैं नहीं मानता हिंदुस्तान में कोई होगा, गिरिराज सिंह, वो एमएसएमई चला रहे थे कुछ दिनों पहले तक। इतने काबिल मंत्री, ऐसा और तब कैसे बंद हो गया? ऐसा है कि मोदी सरकार में जितने भी मंत्री हैं और इनसे जुड़े जितने भी तथाकथित अर्थशास्त्री हैं, ये केवल वही बोल सकते हैं जो इन्हें बोलने के लिए स्क्रिप्ट दी जाती है। अब क्योंकि मैं तो 30 साल से शिक्षा के क्षेत्र में हूं और मैं इकोनॉमी मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट शुरू से रहा है, बहुत पढ़ता हूं, आज भी पढ़ता हूं, अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूं। झूठे आंकड़े 1 सेकंड में समझ में आ जाते हैं कि ये यहाँ झूठ बोल रहे हैं, यहाँ झूठ बोल रहे हैं, यहाँ झूठ बोल रहे हैं, एकदम पकड़ में आता है। और उसके बाद वो पूरी ढिठाई से उसका बचाव करते हैं, बड़े बड़े लेख इंडियन एक्सप्रेस में, लाइव मिंट में लिख के, और फिर ग्लोबल एक्सपर्ट्स उस पर अपनी राय देते हैं, तो सब धराशायी हो जाता है। तो खैर 70% एमएसएमईज बंद हो गए। भारत की अर्थव्यवस्था में नौकरियों में फॉर्मल सेक्टर केवल 10% है, 90% या तो एग्रीकल्चर है या इनफॉर्मल है, एमएसएमई है। आप नोटबंदी और जीएसटी से उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ चुके हो और केवल बड़े बिजनेसेस का इतना फायदा हो गया इस सब के चलते कि जो के शेप रिकवरी की बात होती है कि सिर्फ एक सेगमेंट आगे बढ़ गया बाकी सब नीचे, वो बात कोविड के बाद सत्य साबित होगी। उसके अलावा लोगों की अपनी इनकम उस लिहाज से नहीं बढ़ी जिस लिहाज से इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए जरूरी था। उस वजह से लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आई। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने, जैसे कि जिया द्रास हैं, जिन पे तो कोई शक करेगा नहीं ना, वो तो जमीन से जुड़े 30 साल से काम कर रहे व्यक्ति हैं। जिया द्रास के लेखों में बताया गया कि रियल वेजेस बढ़े ही नहीं है इन्फ्लेशन के सामने, और मनरेगा में बढ़ती हुई मांग, और ऐसे में आपको 25 आर्थिक आंकड़े दे सकता हूं ये समझाने के लिए
कि नरेंद्र मोदी का 2014 वर्सेस 24 का जो तिलिस्म टूटा है, उसके पीछे लोगों के जीवन की समस्याओं का बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि हो सकता है वो ये चुनाव जीत जाए। मैं ये भी क्या बात कर रहे हैं, कि लोगों के जीवन की समस्याएं, उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और उस आदेश की तामील करते हुए राम मंदिर बनवा दिया मोदी जी ने। अब कौन सी समस्या है? गोदी मीडिया के एंकर कहते हैं कि राम मंदिर जाने के बाद तो फिर अस्पताल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बीमारी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं पड़ेगी। इसीलिए भारत डायबिटीज कैपिटल बनता जा रहा है, इसीलिए भारत कैंसर कैपिटल बनता चला जा रहा है, इसीलिए 400 भारतीय प्रोडक्ट में इथाइलिन ऑक्साइड इत्यादि जो जहरीले कंपोनेंट्स है कार्सिनोजेनिक, उनको हांगकांग, सिंगापुर और दूसरे लोग पॉइंट आउट करके बता रहे कि ये क्या बेच रहे हो। इसीलिए भारत में एफएसएसआई रातों रात पेस्टिसाइड की मात्रा बढ़ाने की बातें करने लग जाता है। अब मैं ऐसे 25 आंकड़े गिना सकता हूं। यहाँ हम किस चीज की बात कर रहे हैं? इन चीजों में गवर्नेंस बचा कहां है? अब गवर्नेंस का मतलब हो गया है चाशनी में लिपटे हुए सत्य को समाज के सामने रखो ताकि चुनाव पे प्रभाव ना पड़े। लेकिन ठीक है, हमेशा की तरह झूठ के पांव नहीं होते हैं। सत्य फाइनली फूट फूट के सामने आता है, वो आज आया है। जो मैं अपना आखिरी पॉइंट बोल रहा था, आधे मिनट में कंप्लीट कर देता हूं। अभिषेक जी, संभव है कि मोदी जी जीत जाए, या संभव है कि इलेक्शन कमीशन पूरा प्रयास करके उनको जिता दे। मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि इस बार इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, 3 फेज चुनाव के हो चुके हैं, वो तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स ने एक भी प्रेस मीट लेके आंकड़े सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किए हैं, बताए नहीं है। पिछले बार के चुनाव में हर फेज के बाद प्रेस मीट हुआ करती थी, सारी प्रेस मीट नदारद हैं। उल्टे वो तो डांट रहे हैं लोगों को जो सवाल उठा रहे हैं कि एक्चुअल वोटर आंकड़ा का है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को उन्होंने डांटा हुआ लेटर, जबकि खड़गे जी ने तो उनको लेटर भी नहीं लिखा था, वो तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को लिखा था। इन हालातों में ये मानना कि इलेक्शन कमीशन पूरी ताकत लगा के इनको जिता देगा, ये शंका पूरी तरह गलत नहीं होगी। 4 जून को पता चलेगा। लेकिन तिलिस्म टूटा है, ग्राउंड लेवल की फीडबैक बिल्कुल सही है। लोग बोल रहे हैं खुल के कि भाई जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। इनके 10-15% कट्टर भक्तों को छोड़ दें। मैंने जो कॉमन सेंटिमेंट ऑन द ग्राउंड है अभिषेक जी, वो आपके दर्शकों को बता। मैं अभी आ रहा हूं, एक सबसे अंतिम टिप्पणी ले रहा हूं और छोटी छोटी टिप्पणियां लूंगा। पहले मैं रविकांत जी के पास आ रहा हूं। रविकांत जी, जब सोसाइटी का हर सेक्शन इस सरकार से नाराज है, ओबीसी, दलित, बेरोजगार, महंगाई से पीड़ित, महिला, पहलवानों का मुद्दा भी अलग से था, महिला सुरक्षा का मुद्दा, संदेश खाली का जिक्र प्रधानमंत्री करते हैं, और बंगाल में क्या बयान आ जाता है कुछ दिनों के बाद, मणिपुर पर मौन नहीं बोलते। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को जहां हर राज्यों में, हिमाचल में गिरती हुई दिखाई दे रही है, हरियाणा में बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है, चंडीगढ़ और लद्दाख की सीट हारती हुई दिख रही है, दिल्ली में बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है, बिहार में गिरावट दिखाई दे रही है, बंगाल में गिरावट दिखाई दे रही है, 2, 4, 5 सीटें मध्य प्रदेश में कम होती दिख रही है, राजस्थान में गिरावट है, महाराष्ट्र में तो खैर भाजपा विरोधी अभियान ही चल रहा है, कर्नाटक में भाजपा हराव की स्थिति कई इलाकों में है। क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी 200 के आंकड़े को छू पाएगी, या इसमें भी दिक्कत है? यहां पर भी एक बड़ी बाधा खड़ी है। मुझे लगता है कि हाँ, 200 तक ही करीब पहुंच रही है, या ये भी हो सकता है कि 210 तक पहुंच जाए, लेकिन 220 क्रॉस नहीं कर रही आज की तारीख में। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव के पहले हम लोगों का भी अनुमान था, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिया अलायंस दिखाई पड़ रही है। जहां मैं पहले समझ रहा था कि बीजेपी अपना पुराना आंकड़ा तो प्राप्त ही कर लेगी, अगर 62 न सही तो 60 सीटें उसको मिल जाएगी, लेकिन इस समय स्थिति तो क्या हुआ 400 पार के नारे का? अब की बार 400 पार, 400 पार के नारे ने ही सारा खेल खराब किया है बीजेपी का। बिल्कुल 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। और आप जो पूछ रहे थे कि ये कैसे हो गया अचानक, अभिषेक जी, मैं उस समाज से आता हूं तो मुझे मालूम है। पिछले 10 साल से मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 5 साल से जमीन पर इतनी चर्निंग है। yes. कम से कम 1000 सभाओं में तो मैं गया, इससे ज्यादा ही संख्या होगी। हर सप्ताह है, चाहे वो 100 लोगों की सभा हो, 500 लोगों की हो, 1000 लोगों की हो, सबसे पहले उसमें संविधान को लेकर के ही चिंता व्यक्त की जाती है। जी।
बाबा साहब डॉक्टर ने जो जो बोला था हिंदू राष्ट्र को लेकर के, आरएसएस और हिंदू महासभा को लेकर के, वो सारी बातें होती रही है। और ये बात हम लोग बराबर कहते रहे हैं कि बीजेपी के रहते हुए संविधान खतरे में है और 100 साल में ये संविधान को बदल करके आरएसएस को गुरु दक्षिणा में मोदी जी वही देना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं, और देखिए वही गलती उन्होंने कर दी। साथ में है, हाल ही में मैंने तिबारा पढ़ी इस किताब को, और वही बीजेपी ने कह दिया जो बात हम कह, जो आशंका हम लोगों की थी, जो बात हम कनेक्ट कर रहे थे बराबर अशिक्षित लोगों में भी, गरीब लोगों में भी, कि जो सम्मान आज आपको मिला है, जो वोटिंग राइट आपको मिला है, वो संविधान के जरिए मिला है। और ये जो सरकार है वो इसको भी छीनना चाहती, और ये इन्होंने डंके की चोट पर कह दिया। रविकांत जी, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, काफी लोगों की रुचि है। एक खबर आज सुबह से चल रही है, क्योंकि आपके पास अंदरूनी खबर बहुत होती है और आपके सूत्र अक्सर सही साबित होते हैं। इंडिया अलायंस के मामले में बनारस में कहा जा रहा है कि जो अजय राय का नामांकन हुआ है कांग्रेस पार्टी से, 14 तारीख को कोई सरप्राइज नामांकन होगा और हो सकता है कि अजय राय को विड्रॉ करने के लिए कहा जाए। क्या है ये पूरा खेल? ये खबर चल रही है, और ये खबर आज तो ये आ गई है कि अजय राय विड्रॉ कर सकते हैं। इसके पहले से ही प्रियंका गांधी को लेकर के कुछ चर्चाएं थीं कि प्रियंका गांधी के बारे में आगे कुछ फैसला होगा। आपको याद होगा खड़गे जी ने कहा था कि हम सरप्राइज देंगे, और उसमें ये भी था कि अभी आगे एक और ट्रम्प कार्ड है। आपको याद है ना कि अभी एक ट्रम्प कार्ड और है, तो ये एक ट्रम्प कार्ड खड़गे जी भी हो सकते हैं, और मुझे जहां तक लगता है कि प्रियंका गांधी। मतलब बदलाव आपको दिख रहा है कि अजय राय को रिप्लेस किया जाएगा, इस खबर में दम है, यह निर्णय ले लिया गया है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? ये तो मैं नहीं कह सकता, नहीं ये पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हम लोगों तक जो खबरें आती हैं वो छन करके आती हैं बहुत, तो मैं पुख्ता तौर पर तो नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर धुआं है तो आग थोड़ी बहुत तो लगी ही, चीजें हैं। अब वो कितना हो पाती हैं उस समय तक फैसला होता है कि नहीं होता है, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन है, चीजें तो ये हैं। खबर उठी कहां से है? ये खबर इसलिए उठी कि ये वो कांग्रेस पार्टी नहीं है जो 2014 और 19 में होती थी। इनकी बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है कि सबसे ताकतवर को आप दबोच लें तो बाकी और सीटों पर थोड़ा आसान जीत हो जाती है। इस बार कांग्रेस की स्ट्रेटजी है कि जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं बीजेपी के, उनको फंसा दिया जाए। एंटी इनकम्बेंसी ऑलरेडी है। अगर बनारस की सीट पर नरेंद्र मोदी का मार्जिन मान लीजिए घट करके आधा रह जाता है, तो नरेंद्र मोदी का क्या मुंह दिखेगा सामने? हम नहीं कह रहे कि वो हारेंगे। जिस वक्त हम आपसे मुखातिब है, 20 दिन बाद पटना में वोटिंग है, और 20 दिन पहले पटना में रोड शो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार के साथ मंच साझा नहीं कर रहे थे, और आज नीतीश कुमार को उस रोड शो में नरेंद्र मोदी का बगलगीर बनाया जा रहा है। क्यों ऐसी नौबत आई है? और ऊपर से आप बनारस की सरप्राइज एंट्री की बात कर रहे हैं कि अजय राय को बदला जा सकता है। हाँ, वो इसी के लिए कि उसके बाद मोदी जी को छोड़ने वाले नहीं है इस बार राहुल गांधी की टीम, खड़गे जी का अपना, क्योंकि खड़गे जी है ये वो नहीं है कि नहीं साहब अरे कोई बात नहीं जाने दीजिए वाले में नहीं। दलित एसर्शन जो है ना, तो वो सीधे तौर पर, क्योंकि उस सब कुछ जाना उसी का है जी, सारे अधिकार उसके दाव पर लगे, इसलिए वो ताकत के साथ खड़ा होगा। और इसलिए मुझे लगता है कि उस सीट पर भी नरेंद्र मोदी, क्योंकि मार्जिन भी अगर आप आधा कर देते हैं, और वहां जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ दोनों जगह मार्जिन बढ़ने, रायबरेली से भी अच्छी जीत होने जा रही है राहुल गांधी की, और वायनाड से भी होने जा रही है। हो सकता है पिछली बार से रिकॉर्ड और ज्यादा हो, लेकिन अगर आप बनारस में मोदी जी की जीत को आधा कर देते हैं तो ये बड़ा कठिन होगा, और वहां पे उलझाने की कोशिश में है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, मैं भी आ रहा हूं अभी। शरद गुप्ता जी, हमारे दर्शकों को जी बस 5 सेकंड एक पॉइंट ऐड करूंगा जो प्रोफेसर रविकांत ने कहा, उसको बढ़ाते हुए। अब की बार 400 पार में ये जो संविधान बदलने की बात आई है, उसी प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति PMAC, जिसने अभी हिंदू मुस्लिम वाला वो नया राग छेड़ा है रिपोर्ट निकालकर, उसी के प्रोफेसर विवेक देबरॉय ने 15 अगस्त 2023 को
पूरा लेख ऑफिशियली छापा है भारत के अखबारों में कि संविधान को पूरी तरह बदल डालना है, संशोधन नहीं करना है। संशोधन से कुछ नहीं होगा, संविधान को तो बदल डालना है। विवेक देवरॉय जो प्रधानमंत्री के राइट हैंड है। अब मुझे बताइए संदीप जी, यही बात कमोबेश घुमा फिरा के कहा है। संदीप जी, यही बात घुमा फिरा करके एक उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद पर बैठे हुए जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, उन्होंने कहा था कि केशवानंद भारती जजमेंट जो इस देश के संविधान को बचाने के लिए एक आत्मा है, बेसिक स्ट्रक्चर, उस पर उन्होंने कहा था कि ये अप्रासंगिक है और देश के विकास में बाधा है। खैर, शरद गुप्ता जी के पास मैं पहले आ रहा हूं। शरद जी, बताइए हमारे दर्शकों को, बनारस में जिस सरप्राइज की बात कर रहे हैं रविकांत जी, ये भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े को 200-220 से नीचे ले जाएगा क्या? नरेंद्र मोदी को बनारस में उलझा देगा क्या? नहीं, बनारस का मिजाज अलग है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में बनारस में जितना काम कराया है और जिस तरीके का उनका जुड़ाव है, मैं तो पहली बार जब 2014 में वो चुनाव लड़े थे तो करीब 10 दिन तक मैं बनारस में था, और तभी मैंने देखा था कि उस समय जो जिस तरीके का लोगों में उत्साह था, और केजरीवाल उनके सामने लड़ रहे थे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या अखिलेश यादव, कौन ऐसा लीडर था जिसने वहां पे रोड शो नहीं किया था, जनसभाएं नहीं की थी। लेकिन उसके बावजूद केजरीवाल तो पूरे देश से आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता लेके जमे थे, फिर भी मेरे ख्याल से जीत का अंतर 2-2.5 लाख का था। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं है कि अगर प्रियंका गांधी भी आएंगी, और प्रियंका गांधी हालांकि जिस तरीके की कल की नंदुरबार की उनकी सभा थी उस पर बहुत जबरदस्त उनको रेस्पॉन्स मिला, लेकिन आप देखिए तो नरेंद्र मोदी की जहां भी जो सभा हो रही है, जिस तरीके से अभी पटना में उनका रोड शो चल रहा है, तो हर जगह नरेंद्र मोदी के लिए तो हर जगह भीड़ उतनी ही आती है। तो हो सकता है प्रियंका के लिए थोड़ी ज्यादा इस बार दिखाई दी हो महाराष्ट्र में या और जगहों पे भी दिखाई दी हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको बनारस में कोई खतरा होगा। ये होगा कि थोड़ा बहुत मार्जिन कम हो सकता है। मुझे लगता नहीं कि उनको दोबारा जाने की भी जरूरत पड़ेगी नामांकन करने की। एक चीज बताइए हमारे दोस्तों को, जहां चुनाव हो चुके, कंप्लीट हो चुके, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। 4 राज्य ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एटीएम का काम कर रहे हैं 2014 से, हरियाणा, बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। 2014 का आंकड़ा, मैं अलायंस की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूं। 2014 में 106 सीटें थी इन 4 राज्यों से बीजेपी की, 282 में 106, और 2019 में 96 सीटें थी। बिहार में कुछ सीट एडजस्टमेंट में कम हुई थी और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा अलायंस से कम हुई थी। तो ये 106 और 96 के आंकड़े को इस बार आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ चुनाव बचा हुआ है कई सारे इलाकों में, क्योंकि मेरे पास जो रिपोर्ट है, मैं बता दूं शरद जी आपको, 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी की बिहार में चुनाव हो चुके हैं वहां, और 0-3 से पिछड़ने के हालात है। देखिए, आपके पास बेहतर सूचनाएं होंगी बिहार की, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि अगर आप 96 का आंकड़ा लेके चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि नीचे अगर जाएगा तो 80 से नीचे तो नहीं जाना चाहिए। हालांकि जहां आपने हरियाणा को इसमें शामिल किया है, तो हरियाणा में अच्छा खासा सेटबैक लग रहा है, लेकिन टोटल 10 सीटें हैं, तो 10 सीटों में कितना सेटबैक लगेगा। हाँ, बिहार का आप बता रहे हैं, यूपी का पिछली बार 62 सीटें थी और एलाइज को मिला के 64 थी, तो मुझे लगता है कि 64 से अगर कम बिहार में तो चिराग मॉडल का जवाब नीतीश मॉडल से दिया जा रहा है, जो 2020 में चिराग मॉडल था। तो 50 मैं मान लेता हूँ कि अगर चलिए कम होंगी तो 50 होंगी। 50 से नीचे मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि नीचे जाएंगे, लेकिन 50 से तो ऊपर ही आनी चाहिए। तो 50 भी आप मिनिमम मान लीजिए, तो 50 और 55, और बाकी आपने हरियाणा कर्नाटक का जिक्र किया, तो कर्नाटक में भी 28 में पिछली बार 26 थी, तो 26 से कम 15 से 20 तो आनी ही चाहिए। तो कुल मिला के मुझे लग रहा है कि वो 75 से 80 तो आ ही जाएगा। आप 15-20 कह रहे हैं, सत्ता सिद्धारमैया की, मैनेजमेंट डीके शिव कुमार का, ऊपर से एक कैंडिडेट के ऊपर किस तरह के वीडियो आ रहे हैं, अश्लील वीडियो, वो फरार हो गया, ये हालात है। उसके बाद सेकंड फेज का इलेक्शन हुआ और सारे रिटर्निंग ऑफिसर आप कह सकते हैं कि संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक 4 जून तक राजीव कुमार के आयोग के हैं, लेकिन काम सबको डीके शिव कुमार के मातहत ही करना है, ये हर अधिकारी को पता है। जी
देखिए, मैं इस तरीके के तो बहस में नहीं उलझूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप जिन 96 की बात करें तो 80, 75-80 तो आएगी ही, इससे बहुत ज्यादा अगर मिनिमम मानता हूँ। जी मैं सब जो आप ओवरऑल अगर सिनेरियो देखिए तो मुझे लगता है कि बीजेपी का पूरे देश में अगर 303 से घटेगी तो 250 से तो ऊपर ही आनी चाहिए। बीजेपी या तो एनडीए? एनडीए में बचा क्या है, जिस जगह आप खुद ही जानते हैं कि एनडीए में क्या बचा है बीजेपी को छोड़ के। आप किस पार्टी को सोच रहे हैं कि 10 सीटें भी ले आएगी? कोई एनडीए की ऐसी पार्टी है जो डबल डिजिट में आएगी? जो कुछ है तो बीजेपी जेडीयू दिख रही है, जेडीयू आ सकती है, चंद्रबाबू नायडू जा सकते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का इतिहास रहा है कि संयुक्त मोर्चा के संयोजक होते हैं, उसके साथ चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा अध्यक्ष के पद का सौदा कर अटल बिहारी वाजपेयी को समर्थन देते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ चुनाव लड़ते हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाते हैं। ये उनका इतिहास रहा है। नीतीश कुमार के इतिहास के बारे में चर्चा ना करें तो बेहतर है। ऐसा ही इतिहास नवीन पटनायक का भी है कि उस जनता दल के सदस्य रहते हैं, बीजेडी बना लेते हैं और चुपचाप बीजेपी के साथ चले जाते हैं। शरद यादव उनको वहां पे चुनाव कराने गए थे पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर का, मालूम चला कि वो बीजेपी में शामिल हो गए। खैर, तो ये तो कन्वीनियंस की राजनीति रही है। और मेरा मानना है कि इस बार भी भले ही कुछ भी कहें तो बीजेपी और बीजेडी में कहीं उसी तरीके का समझौता है जैसा शुरू में लग रहा था कि बीएसपी और समाजवादी पार्टी में है। भले ही बीजेपी के दबाव के बाद कुछ कुछ फर्क पड़ा हो, लेकिन वहां भी बीजेडी और बीजेपी में अभी भी समझौता है कि तुम विधानसभा ठीक से लड़ो और हम लोकसभा ठीक से लड़ेंगे। तो जहां तक मुझे सूचनाएं आ रही हैं तो नवीन पटनायक ने लोकसभा कैंडिडेट्स के पक्ष में अभी तक सभाएं ही नहीं की हैं और कुल मिला के वो हर तीसरे दिन या चौथे दिन घर से निकलते हैं कोई सभा करने के लिए। स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं, अधिकतर जगह वो अपने अपने जो उनके राइट हैंड मैन है पांड्यन, वीके पांड्यन, तो उनको भेज देते हैं। तो पांड्यन ही प्रचार कर रहे हैं, खुद उनका स्वास्थ्य ऐसा नहीं है तो निकल पाए। प्रचार पांड्यन कर रहे हैं, उधर बिहार के मुख्यमंत्री तो 4000 एमपी जिताकर रोज भेज रहे हैं। 4000 की रट उन्होंने पकड़ ली है। व्यंग से कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं वही जाने। संदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। 240-50 का नंबर तो बीजेपी को शरद गुप्ता जी दे रहे हैं। 240-50 के नंबर के साथ अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही प्रधानमंत्री आएगा तो क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे या वो प्रधानमंत्री दोनों पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों में से कोई एक होगा, या नंबर नीचे जाएगा तो इंडिया अलायंस का होगा। अगर 240 से ऊपर आती हैं तो मोदी जी को हटाने का कोई चांस नहीं बनता है जब तक कि आरएसएस बहुत ज्यादा दबाव न डालते। मोदी जी छोड़ेंगे भी नहीं और उनको हटाया भी नहीं जा सकेगा। अगर 190 से 210 के बीच में कहीं अटक गए, उस परिस्थिति में फिर पूर्व अध्यक्षों के आगे आने का चांस बनता है, और वो भी तब जब मोदी जी हाँ बोले तो, अदरवाइज तब भी नहीं बन पाएगा। जी। जो शैली रही है मोदी जी की 10 साल, वो एक मैक्सिमलिस्ट पॉलिटिक्स की शैली है। उसमें किसी भी दूसरे के लिए कोई स्कोप होता नहीं है, ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के लिए स्कोप है, ना फेडरलिज्म के लिए स्कोप है। बोलेंगे जरूर टीम इंडिया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, होता क्या है वो हमने बहुत अच्छे से देख लिया। अब जिस दिन आपने डबल इंजन की सरकार ये शब्द बनाया, उसी दिन आपने संविधान में फेडरलिज्म के चैप्टर को तो पेट्रोल डाल के आग लगा दी। डबल इंजन की सरकार क्या होती है? मतलब जहां नहीं होगी वहां विकास नहीं होगा। ये तो मतलब सबसे ज्यादा गैर संविधान परक बात कोई कर सकता है। तो इनकी शैली काम करने की विशेष शैली है। जिन लोगों को अच्छी लगी उन्होंने उन्हें सत्ता में बनाए रखा है, और ये इतनी आसानी से सत्ता छोड़ने वाले नहीं है। सीटें कम हुई तो ही परिवर्तन आएगा। 230-35 के ऊपर भी रह गए तो बहुत जल्द दूसरे जनता दल यूनाइटेड हो गया, या वाईएसआर कांग्रेस हो गया, या तेलुगु देशम हो गया, या बीजू जनता दल हो गया। इन सबको फटाफट अपने साथ लाया जाएगा। ईडी, सीबीआई, आईटी को एक्टिवेट किया जाएगा और 300 के पार आंकड़ा पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जा सकता है। संदीप जी, एक चीज बताइए, अब नीतीश कुमार जैसे नेता है, 74, 73, 74 की उम्र पूरी कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि उनको उप प्रधानमंत्री पद का, कुछ लोग बता रहे हैं कि उप प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिले। कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे हैं या ममता बनर्जी है
या नितिन गडकरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जा सकते हैं। ठीक इसी तरह से चंद्रबाबू नायडू की बात है, जिस प्रकार से जांच एजेंसियों ने उन्हें तंग किया, वो गठबंधन दरअसल बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियों की मर्जी से हुआ है। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे सांसद लाने की स्थिति में नहीं है, और जो सांसद जीतकर आने वाले हैं वो सारे सांसद ऐसे हैं कि पूछिए मत। एनडीए के अंदर सबसे बड़ा घटक जनता दल यूनाइटेड ही है। मैंने पूछा चिराग पासवान के एक बेहद करीबी से कि अगर इंडिया गठबंधन हंग पार्लियामेंट की स्थिति में कहे कि हमारा प्रधानमंत्री दलित समाज से होगा, मसलन मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, तो उस परिस्थिति में दलित नेता चिराग पासवान क्या करेंगे? तो उनके बेहद करीबी ने बताया कि उस वक्त मेरे पास ऑप्शन ही नहीं होगा कि हम विरोध कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो उन्होंने पहले जनता दल यूनाइटेड के साथ एक बार कर दिया है, तो उसका प्रतिशोध लेने का भी पूरा कार्यक्रम अभी चल ही रहा है बिहार में। वो छोड़ तो नहीं रहे हैं, वो तो हर प्रकार से प्रतिशोध लेने की कोशिश करेंगे। मोटे तौर पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये गेम पूरी तरह से अब ओपन हो चुका है। 3 फेज और चौथे फेज के अंडर करंट ने एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि इतना आसान इनके लिए बहुमत लाना है ही नहीं। और हो सकता है हम बहुत सारे सिग्नल्स अभी भी रीड नहीं कर पा रहे हों कि ग्राउंड लेवल पर कितना एक स्वेल है इनके खिलाफ, वो पता चलेगा। और अगर इलेक्शन कमीशन ने ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दिया और सच्चे आंकड़े ही सामने आए, तो फिर काफी कुछ बहुत नाटकीय भी हमें 4 जून को देखने को और उसके बाद देखने को मिल सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 4 जून को जो होगा वो सबके सामने आएगा, लेकिन 4 जून की परिस्थितियां इस देश में हंग पार्लियामेंट की तरफ, यानी 272 के आंकड़े तक किसी भी दल को या किसी भी प्री पोल अलायंस के नहीं पहुंचने की स्थिति की तरफ इशारा कर रही है। तो उस परिस्थिति में राष्ट्रपति भवन की भूमिका बढ़ जाती है, और जब राष्ट्रपति भवन की भूमिका बढ़ जाती है तो कई सारे पुराने उदाहरण सामने आ जाते हैं कि क्या इस देश में देवेगौड़ा प्रयोग होगा, क्या इस देश में नरसिम्हा राव प्रयोग होगा, जिसमें राष्ट्रपति ने न्योता तो दे दिया लेकिन बहुमत साबित करने के लिए नहीं कहा, यह सोचकर नहीं कहा कि मनी बिल यानी बजट आने वाला है, या फिर 13 दिनों की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार वाला प्रयोग होगा, जिसमें इंडिया अलायंस के भी प्रमुख घटक संभवतः ये चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार सीधे सरकार बनाने से मना करे, उससे बेहतर है कि फ्लोर पर जाकर गिरे। ये सारी परिस्थितियों का रास्ता खुल रहा है। एक बात साफ दिखाई दे रही है कि 272 का आंकड़ा अब किसी चमत्कार भी हो जाए तो शायद आने की स्थिति बनती नहीं दिख रही है, न तो किसी दल या नहीं न तो किसी चुनाव पूर्व गठबंधन के लिए। नरेंद्र मोदी की समस्या यहीं से है, और जहां से नरेंद्र मोदी की समस्या है वहां से राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी के लिए अवसर है, और साथ साथ राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, यूं कहे विपक्ष के। यहाँ कहूंगा अभिषेक जी, हम ये बिल्कुल निश्चित मान के न चलें कि इफ नॉट मोदी देन गडकरी और राजनाथ। आरएसएस अपना कोई नया डार्क हॉर्स भी रेस में उतार सकता है। आपने ऐसी बात कह दी तो मुझे शरद गुप्ता जी से पूछना होगा कि शिवराज सिंह चौहान को उतारा जाएगा या मैं तो इनके अलावा और नामों की सोच रहा हूँ कि और भी आरएसएस के जो पक्के लोग हैं वो भी इसमें उतारे जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि बीजेपी के ही स्थापित नेता उतारे जाएं, ये मेरा विचार है। लेकिन गडकरी संघ की चले तो संजय जोशी भी उतारे जा सकते हैं, नहीं, कौन जानता है। नहीं। देखिए, जांचा परखा खरा एक ही कैंडिडेट है, नितिन गडकरी, और आजकल नितिन गडकरी की बातें बहुत खिली हुई हैं, ऐसा मुझे बताया गया। थोड़े कहे को ज्यादा समझिए, गडकरी की बातें खिली हुई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बातें भी कुछ लोगों की, ज्यादातर की खिली हुई है, लेकिन गुजरात लॉबी की बातें खिली हुई नहीं है। सत्ता जाएगी तो सिर्फ पार्टी जाएगी, और अल्पमत सरकार बनाने की नौबत आएगी तो पार्टी और सरकार दोनों गुजरात लॉबी के हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि सत्ता में पार्टी ही बैठेगी, गुजरात लॉबी नहीं बैठेगी। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है। नजर बनारस पर भी बनाए रखिए कि बनारस में 14 तारीख को कौन सा सरप्राइज आने की लोग उम्मीद कर रहे हैं। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए संदीप मनुधने जी, शरद गुप्ता जी और प्रोफेसर रविकांत जी, आप सबने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।